नमस्कार। हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में विमान दुर्घटना में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान सीएम ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विमान दुर्घटना में निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अजित पवार ने समाज के अंतिम व्यक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए सदैव करुणा, संवेदनशीलता एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तराखंड के प्रदेश की कमान महंत शुभम गिरी को सौंपी है। उन्होंने शुभम गिरी को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद महंत शुभम गिरी डोईवाला पहुंचे, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता फुरकान अहमद कुरैशी से मुलाकात करते हुए पार्टी और संगठन को मजबूत करने पर विचार किया। महंत शुभम गिरी ने कहा कि संगठन के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ संगठन विस्तार किया जाएगा और आगामी 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। डोईवाला से खबर है, जहां महंत शुभम गिरी को सपा की तरफ से कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। उन्हें कमान सौंपी गई है। डोईवाला भी महंत शुभम गिरी पहुंचे, जहां उन्होंने बयान दिया है। इसी के साथ उन्होंने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी आभार जताया है। पार्टी ने जो मुझे सम्मान दिया है, इस साधु संतों को सम्मान दिया है, साधु संत भी इसमें खुश है। हरिद्वार शहर के वासी और देश के तमाम बड़े से बड़े मठाधीश जितने भी साधु हैं, सभी की मेरे को बधाई शुभकामनाओं के लिए फ़ोन आ रहे हैं। और मेरा कार्य है कि अब समाजवादी का कार्यकारी अध्यक्ष बना हूँ तो पार्टी संगठन मजबूत करूँ। हरिद्वार जिले में हमने 2004 में सीट जीती थी, 8 में मेरे खुद के क्षेत्र से डॉक्टर प्रेम जी मुन्ना जी पार्षद रहे। तो हम चाह रहे हैं कि अब समाजवादी का विस्तार करेंगे और संगठन में विचार विमर्श करेंगे। हमारे प्रदेश के जितने भी वरिष्ठ लोग हैं उनसे चर्चा करके टिकट का वितरण करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी एक नौजवान है और उत्तराखंड के दामाद हैं, और श्रीमती डिम्पल रावत यादव यहाँ की बेटी है उत्तराखंड की। समाजवादी पार्टी का उत्तराखंड से बेटी और रोटी का रिश्ता है। समाजवादी पार्टी ने एक साधु संत को सम्मान दिया है। मैं समझता हूँ कि देश के तमाम साधु संतों का सम्मान समाजवादी पार्टी ने किया है। समाजवादी पार्टी का लक्ष्य होगा कि 2027 में अब के हम विधानसभा में जाएं, और जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का आचरण रहा है, चाहे बहन अंकिता भंडारी का मामला हो या पहाड़ के नौजवानों का रोजगार का, प्लेन का, गन्ने का, और हमारे जो मैदानी मूल के लोगों को मूल निवास और अस्थायी निवास की तरफ बांटा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी, उन सब मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी घर घर जाएगी। और जो ये भारतीय जनता पार्टी का रंग चढ़ावा था फर्जी, ये उतरना शुरू हो गया है। अब सीधे आपको देहरादून लिए चलते हैं, जहां नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम धामी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। शिक्षा विभाग की ओर से यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। आपको बता दें कि लाखों की संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। इसी के साथ डॉक्टर धन सिंह रावत भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। शिक्षा विभाग की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया जाएगा। देहरादून से तस्वीरें सामने आई है, जहां देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के साथ साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, जहां मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में पहुंचकर दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इसी के साथ हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र वितरण किए जाएंगे। जिन बच्चों ने परीक्षा पास की है उन्हें ये पत्र
वितरण किए जाएंगे। अनवरत रूप से प्रयत्न करने वाले शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, महानिदेशक शिक्षा श्रीमती दीप्ति सिंह जी, माध्यमिक शिक्षा निदेशक मुकुल सती जी, अजय नोडियाल जी, प्राथमिक शिक्षा वंदना गर्ग्याल जी, कंचन देवराड़ी जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण और आज जिनके लिए ये शानदार कार्यक्रम, बहुत ही भव्य समारोह और मैंने बहुत सारे मुझे लगता है सैकड़ों नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में अभी तक मैं सम्मिलित हो गया हूं, लेकिन उन सभी कार्यक्रमों में एक विशिष्ट कार्यक्रम जो आप सबकी नियुक्ति वितरण का हो रहा है, जिनको आज नियुक्ति मिलने वाले हैं, ऐसे सभी हमारे चयनित सभी अभ्यर्थीगण, सभी सहायक अध्यापक और उनके साथ आज इस कार्यक्रम में पधारे उनके सभी परिवारजन, उनके अभिभावकगण, मीडिया के सभी मित्र। मैं सबसे पहले तो आज के इस कार्यक्रम में नियुक्ति प्राप्त करने वाले आप सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही मैं आप सबके अभिभावकों का भी आज के इस अवसर पर उनका भी बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि आज जितनी प्रसन्नता आपको अपनी नियुक्ति से हो रही होगी, मुझे लगता है कि आपसे थोड़ा ज्यादा उनको हो रही होगी, क्योंकि उन्हीं के त्याग से, उनके परिश्रम से और उनके संस्कारों के कारण आज आप सभी जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचे हैं और एक अध्याय आपका आज पूरा हो रहा है और नया अध्याय आज से शुरू हो रहा है। कई बार होता क्या है कि सरकारी नौकरी में चयनित हो जाना, बहुत बार ऐसा मान लिया जाता है कि अब तो बहुत मेहनत कर ली है, बहुत परिश्रम कर लिया है, काफी दौड़ भाग कर ली है, अब तो नौकरी मिल गई है इसलिए सब खत्म, अब कुछ नहीं, बस अब तो हो गया जी। लेकिन अब आपने जितना करा बहुत अच्छा, आपके माता पिता ने, गुरुजनों ने, सब ने आपके लिए बहुत प्रार्थना की है, आपने भी प्रार्थना की है, परिश्रम किया है, माता पिता ने भी अपना खाना न खाकर, कई लोगों ने अपनी जीवन की जो आवश्यकताएं होती हैं उनको कटौती करके आप सबके ऊपर लगाया है, तभी आपको ये दिन देखने को मिला है। तो ये मानिए कि आज से आपके एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है, आज से आपका एक नया सफर शुरू हो रहा है, यहां से एक नई शुरुआत आपकी हो रही है और मेरे लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि मुझे आज शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न जनपदों के प्राथमिक महाविद्यालयों में 1100 से भी अधिक सहायक अध्यापकों तथा उधम सिंह नगर जनपद में विशेष शिक्षा के लिए चयनित 18 सहायक अध्यापकों को आज नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में नियुक्ति पत्र देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी युवा शिक्षक राज्य में शिक्षा का एक बेहतर वातावरण बनाने में और शिक्षा को मजबूत बनाने में, हमारे बच्चों के, नौनिहालों के भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए आप बहुत परिश्रम के साथ काम करेंगे, पूरे समर्पण के साथ काम करेंगे, पूरे मनोयोग के साथ काम करेंगे। साथियों, आज से आप सभी के कंधों पर उत्तराखंड के भविष्य को गढ़ने और संवारने की
बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि जब किसी बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है, आप स्वयं सोचिए कि आप लोग जब बचपन में पढ़ते थे, स्कूल जाना शुरू किया, उस समय जो शिक्षा आपको मिली होगी, वही शिक्षा आपके पूरे संपूर्ण जीवन भर यहां तक पहुंचने में काम आई होगी। क्योंकि बचपन की शिक्षा ठीक वैसी होती है जैसे किसी घर का नींव बनाना होता है, फाउंडेशन तैयार करना होता है, और जिस घर की फाउंडेशन मजबूत होती है वो घर हमेशा मजबूत होता है। इसकी फाउंडेशन में थोड़ी भी कमी रह जाती है तो मकान बन जाने के बाद फिर फाउंडेशन को ठीक करने का अवसर नहीं मिलता है। इसलिए ये जो संस्कार युक्त शिक्षा है, गुणवत्ता शिक्षा है और जीवन को आधार देने वाली शिक्षा है, वो अपना केवल जीवन ही नहीं संवारती बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए, जीवन के लिए भी बहुत अमूल्य योगदान देती है। और आप सबको हमेशा ये ध्यान में रखना है, जब भी आप पहली कक्षा में बच्चों को शिक्षा देने के तो ये तस्वीरें देहरादून से सामने आई है, जहां नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। इसी के साथ कैबिनेट मंत्री भी मौजूद है। जहां छात्र छात्राएं पहुंचे हैं, उन्हें नियुक्ति पत्र आज वितरित किया जाएगा। ये तस्वीरें देहरादून से सामने आई, जहां शिक्षा विभाग की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय के फैसले के खिलाफ उत्तरकाशी से ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ने मंदिर समिति के इस फैसले को गलत बताया है। उनका कहना है कि उत्तराखंड के हजारों युवा अरब देशों में अलग अलग स्थानों में नौकरी करते हैं और जब इन देशों में ये खबर पहुंचेगी तो वहां के गैर हिंदू भी इनका विरोध कर सकते हैं। गंगोत्री धाम में हमें सुनने में आया है कि ये गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करने की जो बात कही है, ये सीधे सीधे संविधान का उल्लंघन है। संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 25 का ये सीधे सीधे ये विरोधाभासी है। आप देखिए कि उत्तरकाशी के कम से कम 2000 परिवार जो गल्फ़ कंट्रीज़ में और यूरोप में काम करते हैं, अगर वहाँ पे उन लोगों को ये पता चलेगा कि ये इस क्षेत्र से आते हैं जहाँ पे लोग धर्म के आधार पर मंदिरों में या मंदिर परिषद में या धार्मिक स्थलों पे बैन किया जाता है, तो उन लोगों के लिए भी ये अच्छी बात नहीं है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं खतरा है। और हम इस देश में आते हैं जहाँ संविधान सबको समानता का अधिकार देता है और सब लोगों को इस लोकतंत्र में सब लोगों को आवाजाही पे कोई भी इसमें रोक नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये कहना है कि ये सीधे सीधे संविधान का विरोध है। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या कहें, मतलब गंगोत्री समिति से क्या कहेंगे? बिल्कुल ये हास्यास्पद है, इनको अपने इस तरीके से बयान है और जो फैसले हैं ये वापस लेने चाहिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून जिले से वन विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। चक्राता वन विभाग के तहत आरक्षित वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ वन विभाग ने पुलिस बल के साथ संयुक्त अभियान चलाकर अवैध कब्जों को ध्वस्त किया। ये कार्रवाई काशी क्षेत्र में की गई, जहां लंबे समय से वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया था। वन विभाग के मुताबिक इस समय में पहले ही केस दर्ज किया जा चुका था और प्रभागी वनाधिकारी की ओर से बेदखली के आदेश भी पारित किए गए थे। अतिक्रमण हटाने के लिए संबंधित व्यक्ति को नोटिस दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद कब्जा नहीं हटाया गया। आदेश के अनुपालन में उप प्रभागी वनाधिकारी कालसी के नेतृत्व में पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया। कार्रवाई के दौरान आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध रूप से जमा किया गया खनन सामग्री का भंडारण भी जब्त किया गया, जबकि कुछ सामग्री को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया है। पूरे अभियान का नेतृत्व उप प्रभागी वनाधिकारी राजीव नयन नौटियाल ने किया। बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे डीएफओ साहब ने जो है अवैध खनन की संभावना को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे दो नदियों का संगम है, आप जानते हैं, टॉन्स और यमुना, और दोनों में ही जो है प्रचुर मात्रा में रेता आरबीएम वगैरह जमा होता है और यहाँ पे काफ़ी टाइम से खनन माफिया सक्रिय रहा है। अक्सर शिकायतें मिलती हैं। हालांकि हमारे जो विभागीय इसमें जो मेजर्स हैं वो लेते हैं, हमारे चेक पोस्ट हैं, बैरियर्स हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं जो है माफिया अपना कहीं ना कहीं कुछ निकाल लेता है रास्ता। तो इसको
इसका संज्ञान लेते हुए फिर एक हमने डीएफओ साहब ने जो है इसमें एक सचल सुरक्षा दल मेरे नेतृत्व में गठित किया है 7 सदस्य। और हम इसमें जो है प्रॉपर जो भी चिन्हित करेंगे, जो भी एरियाज जहाँ पे इस तरह के चोक पॉइंट्स है जहाँ से ये निकलते हैं, चोरी छुपे निकलते हैं, उन पर नज़र रखी जाएगी। तो खनन माफिया जो है अगर सुन पा रहे हैं इन चीज़ों को तो सचेत हो जाएं, आगे से कोई भी आपकी जो है इस तरह की अवैध कार्यवाही को बख्शा नहीं जाएगा। से तस्वीर सामने आई है, जो खबर सामने आई है जहां वन विभाग का एक्शन देखने को मिला है। वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। अभियान चलाकर अवैध कब्जों को ध्वस्त किया गया है। विकासनगर में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इसी के साथ साथ अधिकारी ने माफियाओं को, खनन माफियाओं को चेतावनी भी दी है कि अगर ऐसी किसी काम में कोई व्यक्ति लिप्त पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहां उप प्रभागी वनाधिकारी के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जहां अतिक्रमण हटाया गया है। इसी के साथ साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता इलम सिंह चौहान से। इलम सिंह, जिस तरीके से कार्रवाई देखने को मिली है और अवैध कब्जा था उसे हटाया गया है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है और कितने समय से ये अवैध कब्जा किया हुआ था? जी, ये कालसी वन प्रभाग के अंतर्गत जो चक्राता वन प्रभाग का रिजर्व फॉरेस्ट है, उस पे ये काफी लंबे समय से कब्जे किए गए थे, जिसमें एक कब्जा धारक को उसमें उनके द्वारा नोटिस भी दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो कब्जा नहीं हटाया गया उनके द्वारा। तो अंततः विभाग ने माननीय जो कोर्ट के जो आदेश निर्देश थे उसके पालन करते हुए जो है कल वो कब्जे हटवा दिए गए। जी बिल्कुल, ये कितने समय से यहाँ पर कब्जा किया हुआ था और जिस व्यक्ति के द्वारा कब्जा किया गया है वो क्या कुछ काम करते हैं, क्या कुछ जानकारी? वो वहीं के रहने वाले हैं, किसानी खेती करते हैं, लेकिन वो कब्जा किया गया था। उसमें गौशाला बनाई गई थी, जहाँ पे भैंसे वगैरह बांधते थे, वो पक्की गौशाला बनाई हुई थी। वो एक पक्का निर्माण ध्वस्त किया गया। बाकी 3-4 और कब्जाधारी थे जिनके द्वारा अभी शुरुआती दौर में ही वो कब्जा किया जा रहा था, तो उसको भी ध्वस्त किया गया। और कुछ वहाँ अवैध खनन से रिलेटेड गतिविधियां भी वन भूमि पे की जा रही थी, तो कुछ अवैध खनन को भी वहाँ से उठा दिया गया और कुछ को वहीं नष्ट कर दिया गया। जी, ऐसे में और भी किसी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की गई है या सिर्फ एक ही जगह पर ये अतिक्रमण किया गया था? आगे आसपास के इलाके में भी कोई अतिक्रमण की खबर सामने आई है? अतिक्रमण अभी और जगह भी है, लेकिन अभी शुरुआती दौर में वहाँ बामणवाला में ये कार्रवाई की गई, तो वहाँ पे लगभग 7 अतिक्रमण को हटाया गया। जी, ऐसे में जिस व्यक्ति के ऊपर ये कार्रवाई की गई है उसका क्या कुछ कहना है? उसका कुछ कहना नहीं है, क्योंकि वो अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया था, उसको नोटिस दिया गया था, उसको टाइम दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं हटा गया, तो प्रशासन और वन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई में ध्वस्त कर दिया। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद इलम सिंह हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के थाना कनखल ग्राम नूरपुर वजनहेड़ी में ताबड़तोड़ फायरिंग से सनसनी मच गई है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान के भाई सचिन चौहान को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मौके पर मौजूद एक और व्यक्ति पर भी जानलेवा हमला किया गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को आनन फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मेरा नाम अतुल चौहान, नूरपुर पंजनेड़ी, सन ऑफ डॉक्टर सुखबीर सिंह। मेरे द्वारा पंचायत की भूमि और अवैध कॉलोनियों के विषय में लगातार प्रशासन को शिकायत की जा रही थी। फिर जब शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मेरे द्वारा एक जिन्हित PIL दाखिल हाईकोर्ट में की गई। जो PIL दाखिल मैंने की तो माफियाओं द्वारा मुझे धमकाने का और पहले भी एक बार मारने का प्रयास किया गया, जान से मारने का। उसके बाद मैंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए पुलिस से गुहार लगाई और फिर हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की, लेकिन इसके बाद भी मुझे कोई सुरक्षा नहीं दी गई। उसके बाद आज दिनांक 28/1/2026 को एक शिकायती पत्र मेरे द्वारा दिया गया, जिसमें अवैध कॉलोनी के आड़ में अलग से 30 बीघा और कब्जा कर अवैध कॉलोनी काटी जा रही थी, जिसकी मौके पर जांच के लिए मुझे प्रशासन ने बुलाया। तो मैं प्रशासन के साथ वहाँ जैसे ही पहुँचता हूँ तो उन लोगों ने मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया। मेरे साथ मेरा भतीजा भी था, उस पर भी जानलेवा हमला कर दिया। जो 1-2 लोग थे उन पर भी लाठी डंडों से लैस पहले ही वो बैठे थे और उन्होंने जानलेवा हमला मुझ पर कर दिया।
मुझे सेल्फ डिफेंस में गोली चलानी पड़ी। देखिए, लगभग 10:30 बजे करीब में पुलिस को सूचना मिली थी कि जमालपुर जो ये जीवा पोता मार्ग है जो पंजनेड़ी के पीछे है कि यहाँ पे गोली चलने की सूचना मिली। सबसे पहले चौकी इंचार्ज यहाँ मौके पे पहुँचे तो पता चला कि पूसा टाउनशिप के नाम से यहाँ पे मिस्टर अमित चौहान है जो कि यहाँ पे कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं और उनके विपक्षी जो अतुल चौहान और उनके लोग हैं उनके द्वारा कोई PIL डाली गई है यहाँ कुछ आपत्तियाँ लगा के। तो उसी संबंध में आज प्रशासन की भी टीम यहाँ पे आई थी। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई चूँकि यहाँ पे CCTV कैमरा भी है और अभी उसका एक्सेस हमें नहीं मिल पाया है, जिससे कि दोनों पक्षों में अचानक विवाद हुआ। विवाद में जो अतुल चौहान है उसके पास पिस्टल थी, उसने उससे फायर किया, जिसमें 2 लोगों को इंजरी हुई है, जिसमें एक कृष्णपाल है जिनके हाथ में इंजरी हुई है और जो एक सचिन है उनके पैर में लगा है। हमारी टीमें अभी आइडेंटिफाई कर रही हैं जो लोगों ने मौके पर वीडियो बनाया उसके हिसाब से, और जो भी इस घटना में सम्मिलित है शीघ्र हम सभी को गिरफ्तार करने में सफलता पाएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जोड़ेंगे संवाददाता मनोज कश्यप से। मनोज, गोलीबारी का ये पूरा मामला सामने आया है जहां अज्ञात लोगों की ओर से ये फायरिंग का मामला सामने आ रहा है, तो ऐसे में पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? क्या हमलावरों की पहचान हो पाई है? बिल्कुल, देखिए आपने देखा होगा कि बीते कुछ दिनों से लगातार जो हिजबुत क्राइम कर रहा था वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब लखनऊ में एक जो अपराधी था उसको पेशी के लिए लेके जाया जा रहा था, उस पर पुलिस की मौजूदगी में गोली चलाई गई थी। और आज ये थाना कनखल क्षेत्र का भी एक बड़ा मामला सामने आया जहाँ दिन दहाड़े कुछ अज्ञात बदमाशों के द्वारा यहाँ पे जो कॉलोनी काट रहे कुछ लोग थे उनके ऊपर यहाँ पे फायरिंग की गई है। हालांकि जब गोली चली है तो जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान का जो भाई है सचिन चौहान, उसके पैर में ये गोली लगी है और साथ ही साथ जो एक युवक मौके पे मौजूद था उसको भी गोली लगी है। हालांकि पूरी सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची, तमाम जो तथ्य उसकी जांच भी की जा रही है। फिलहाल जो जिन लोगों को गोली लगी है उनको प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल से उनको हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इनकी जो हालत है वो काफी चिंताजनक है। और उसको लेकर यहाँ पे पुलिस का भी एक बयान सामने आया जिसमें अभय प्रताप एसपी शेट्टी उनके द्वारा बताया गया कि तमाम तथ्यों की जांच की जा रही है। यहाँ पे जो प्रोसेसिंग टीम थी जी बिल्कुल, जिस व्यक्ति को गोली लगी है उसके परिजनों ने कोई व्यक्ति पर शक जताया है? तहरीर पुलिस को दी गई है किसी के खिलाफ? बिल्कुल, देखिए अभी तक जो एसपी ने बताया उनके द्वारा बताया गया है कि जिस व्यक्ति को गोली लगी थी उसके जो परिजन है हॉस्पिटल में उसके साथ है, अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि एसपी शेट्टी ने ये भी साफ किया कि ये अभी तक जो प्राथमिक जांच इसमें जो की गई है तो ये निकल के सामने है कि आपसी रंजिश जो गाँव के ही लोग है उनके द्वारा यहाँ पे ये कहीं न कहीं ये गोलीबारी की जो घटना थी उसको अंजाम दिया गया था, यहाँ पे फायरिंग की गई थी। हालांकि अब पूरी जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि इस गोली कांड के पीछे किसका हाथ, तो ये क्या कारण है। हालांकि जी बिल्कुल मनोज, देखना होगा कि क्या कुछ इस पूरे मामले में निकलकर सामने आता है। धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मंगलवार देर शाम से हुई मूसलाधार बारिश के बाद रात में भारी बर्फबारी हुई, जिससे ऊंचाई वाले इलाके बर्फ से ढके नजर आए। थराली विधानसभा क्षेत्र के वाण, लोहागंज, रतगांव, रायसान, कुलिंग समेत पीड़ घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। बर्फ से लदे पहाड़ पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। रुद्रप्रयाग के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हो रही लगातार बर्फबारी के बीच बाबा केदार की नगरी केदारनाथ पूरी तरह सफेद चादर में ढकी हुई नजर आई। धाम में वर्तमान में करीब 3 से 4 फीट तक बर्फ जम चुकी है और तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर चुका है। इन विषम और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी भारत तिब्बत सीमा पुलिस और रुद्रप्रयाग पुलिस के जवान पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड और बर्फीली हवाओं के बावजूद जवान मंदिर परिसर और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार गश्त कर रहे हैं। हाल ही में 26 जनवरी के अवसर पर हिमवीरों ने भारी बर्फबारी के बीच तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति अपनी अटूट भक्ति का प्रदर्शन किया। मंदिर के कपाट बंद होने के बाद भी धाम की सुरक्षा और मास्टर प्लान के तहत हो रहे सरकारी संपत्तियों की निगरानी की जिम्मेदारी ये जवान बखूबी निभा रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट और हिमस्खलन की संभावनाओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने जवानों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।